हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट फर्स्ट देख करके आइए। होप आपको फिर आगे की वीडियोस भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी। साथ ही साथ आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स की चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी पार्ट फर्स्ट अगर आप देख करके आते हैं तो। लास्ट जो इसका पार्ट फर्स्ट था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का, इसके अंदर हमने आपको कोशिश की थी कि जो पार्टनरशिप का बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको समझाया जाए ताकि आपको उन चीजों में क्लैरिटी मिले। तो हमने मोस्टली वहां पर थ्योरी की सारी चीजें जो उसके बेसिक्स थे वो क्लियर करने की कोशिश की थी। बट आज की जो वीडियो होने वाली है, आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे आज की वीडियो में। आज हम लोग मेनली जो एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है या फिर जो अकाउंट होता है जो एग्जाम में आता है, जो मेन अकाउंट इस चैप्टर का है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, कैसे उसको बनाया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। साथ ही आने वाली वीडियोस भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही है हमारी वीडियो, और साथ ही में आपको लग रहा है कि एग्जाम में हमारी कुछ मदद हो सकती है ऐसे वीडियोस को देख करके, तो हमें इस चीज के बारे में जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले। साथ ही में नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखो आज हम लोग बेसिकली करने क्या वाले, चैप्टर वही है हमारा, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का फर्स्ट चैप्टर है, बट ये सेकेंड पार्ट उसका है। और आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। मेन जो हमारा आज फोकस रहने वाला है रहेगा वो किसके ऊपर दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है पहले हम लोग इसकी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर भी। बट जब ये चीज हमारे पास में आई तो एक ये नया अकाउंट आया, क्योंकि ये तो हमने सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सीखा था नो डाउट 11th क्लास के अंदर, जब हमारे पास में एक चैप्टर हुआ करता था फाइनल अकाउंट। याद करेंगे अगर आप, अगर जिस बच्चे को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। 11th क्लास के अंदर जब आप 11th क्लास में थे तो 11th क्लास के अंदर आपके पास में एक चैप्टर हुआ करता था, कौन सा बच्चों? फाइनल अकाउंट्स के नाम से। किस नाम से? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ही होता है बच्चों आखिरी अकाउंट। अब इस चैप्टर में होता क्या था, इस चैप्टर में होता क्या था, इसके अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसके अंदर अकाउंट्स बनाया करते थे और हमारे पास में तीन स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बना करते थे। कौन सी? सबसे पहला जो हमारे पास होता था वो होता था बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसमें बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमने इसमें बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हमने इसमें क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड नंबर पर हम लोग इसके अंदर बनाते थे बच्चों बैलेंस शीट। थर्ड नंबर पर हम लोगों ने, सॉरी, थर्ड नंबर पर बच्चों हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हम लोगों ने बनाना सीखी 11th क्लास के अंदर। और सर जब हम ये चीजें सीख रहे थे तो हमारे टीचर्स ये बताया करते थे कि बच्चों बैलेंस शीट के बाद में अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, ये आखिरी पड़ाव होता है अकाउंटिंग का। तो फिर 11th के बाद में जब हम 12th में आ गए तो 12th में फिर अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसके बाद भी आ रही है? और अगर आ रही है तो फिर क्या हमारे टीचर झूठ बोला करते थे? ऐसा नहीं है, आपके टीचर ने बिल्कुल सच बोला। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बाद में अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। बट हम जो सीखने वाले हैं, हम कुछ एडिशनल चीजें सीखने वाले हैं जो इनके बीच में लाए करती हैं, जो इनके बीच में आती हैं, जो हम लोगों ने नहीं सीखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जब हम 11th क्लास में बच्चों किया करते थे अकाउंटिंग, तो जो अकाउंटिंग हुआ करती थी वो सोल प्रोप्राइटर के लिए हुआ करती थी, जहां पे बिजनेस का ओनर एक बंदा हुआ करता था, यानी एक ही इंसान बिजनेस का मालिक है, उसके लिए हम अकाउंटिंग करते थे। उसमें प्रोसीजर क्या होता था? सबसे पहले जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट वहां बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो मिलता था वो क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था हमें वहां पे। जैसे ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, फिर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते थे? ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम उसको ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देन हमें मिलता था बच्चों नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे बच्चों बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपको याद हो तो नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमारा नेट प्रॉफिट ना निकलकर
नेट लॉस आता था, तो इसको हम लोग कैपिटल में माइनस किया करते थे। अगर नेट प्रॉफिट आता था तो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस किया जाता था। अब वहां बैलेंस शीट में प्लस करने का जो लॉजिकल आंसर है वो ये है कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओनर का होता है, और वहां पे ओनर एक ही होता था, तो हमें कैपिटल भी एक ही शो होती थी। तो हम उस प्रॉफिट को सीधा ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जो हम लोग काम करने वाले हैं वो करेंगे किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। जो हमारी 12th क्लास की फर्स्ट बुक है वो कंप्लीटली पार्टनरशिप बेस्ड है। तो पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो बिजनेस के ओनर हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बैलेंस शीट के अंदर जो आपको कैपिटल देखने को मिलेगी वो कैपिटल भी दो या दो से ज्यादा हो सकती है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। अगर बिजनेस के ओनर पांच हैं तो पांच ही कैपिटल बिजनेस के अंदर मेंशन होगी, बिकॉज पांचों लोगों ने पैसा लगाया होगा। अगर बिजनेस के ओनर दो हैं तो दो कैपिटल आपको मेंशन होगी। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी हो जाता है इस नेट प्रॉफिट को बांटना। क्या जरूरी हो जाता है? इस नेट प्रॉफिट को बांटना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अगर आप डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हो तो आपको बहुत सारी कैपिटल देखने को मिलेगी, दो या दो से ज्यादा कैपिटल्स हो सकती हैं। लेट्स से अगर एक्स या वाई किसी बिजनेस में पार्टनर है तो एक्स की भी कैपिटल बैलेंस शीट में आपको दिखेगी और वाई की भी कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखेगी। ऐसी कंडीशन में आप नेट प्रॉफिट को किस कैपिटल में प्लस या माइनस करने वाले हैं वो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमें इस नेट प्रॉफिट को उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो इससे पहले जरूरी हो जाता है बैलेंस शीट बनाने से पहले कि हम इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा करें। दोस्तों क्या करें? बंटवारा करें। और बांटने को ही क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन। क्या बोला जाता है बच्चों? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस प्रॉफिट का बंटवारा करता हूं यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं तो वो बैलेंस शीट से पहले बनेगा या बैलेंस शीट के बाद बनेगा? अब इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में करना है ताकि हमें पता लगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है और हमारे बच्चे कितनी नॉलेज रखते हैं। तो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको आंसर बताता हूं। जब हमें इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा तो उसको बैलेंस शीट से पहले बनाया जाएगा और पीएनएल अकाउंट के बाद बनाया जाएगा। क्या करा जाएगा सर? पीएनएल अकाउंट के बाद बनाया जाएगा और बैलेंस शीट से पहले बनाया जाएगा। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो होप करता हूं, आशा करता हूं कि आपको इतना तो समझ आ चुका होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। पार्टनरशिप के केस में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनेगा। क्यों बनाया जाता है? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है या नेट लॉस निकल के आया है इसका बंटवारा कर सके पार्टनर्स के बीच में। बहुत सिंपल सी चीज है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना तो हमें समझ आ गया क्यों बनाया जा रहा है, कब बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब बंटवारा होता है। तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है सर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ तो आ गया, बनाना है, क्यों बनाना है, मगर बनाना कैसे है ये नहीं पता। तो बनाना कैसे है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आने क्या वाला है, हम करने क्या वाले हैं। तो सर अभी हमें पता लग गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट का बंटवारा करने वाले हैं। तो चलिए सीधा फॉर्मेट बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम आने वाले हैं। याद रखिएगा हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस अकाउंट के बाद बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट के बाद बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ चुका है। जैसे ही हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्या क्या इसमें आने वाला है और क्या हम लोग करने वाले हैं। एक बात क्लियर हो गई, पीएनएल अकाउंट के बाद बनेगा। जब तक हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक हमारे पास नेट लॉस नहीं होगा, तब तक हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया हम लोग क्या कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं। जैसे ही हमारे पास में नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों, तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा मैं आपको एक बार बता देता हूं क्लियरली यहाँ पे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पीएनएल अकाउंट आप बनाया कैसे करते थे। पीछे फॉर्मेट हुआ करता था इसी तरीके का और सबसे पहले हमारे पास होता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता था हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते थे और साथ ही में इसी सेम साइड में लिखा करते थे बिजनेस की सारी इनकम। क्या लिखते थे जी? बिजनेस की
सारी इनकम इस साइड में लिखी जाती थी, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती थी और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते थे, उनको हम डेबिट साइड में लिखा करते थे यहाँ पर। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हुआ करते थे और क्रेडिट साइड में सारी इनडायरेक्ट इनकम हुआ करती थी। किसमें सर? जब हम लोग बनाते थे पी&एल अकाउंट। इसके बाद में जब यहाँ पर टोटल किया जाता था, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट निकल के आता था जिसको हम लोग बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट। कभी-कभी ऐसा होता था कि एक्सपेंस वाली साइड ज़्यादा बड़ी आती थी, तो यहाँ पे लॉस निकल जाया करता था, नेट लॉस निकल जाया करता था। इन दोनों में ईदर और का केस होता है, या तो एक क्वेश्चन में नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। तो जैसे ही पी&एल अकाउंट बना और मेरे पास आया नेट प्रॉफिट, तो इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे बच्चों? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सी साइड लिखेंगे? क्रॉस एंट्री होती है। नेट प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड निकला है, यहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? पी&एल अकाउंट से। अब इसका हमें बंटवारा करना है, तो जो भी नेट प्रॉफिट आया हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है? इस प्रॉफिट का हमें बंटवारा करना है। अच्छा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा किसमें? सर लॉजिक सी बात है ना, सिंपल सी बात है सर, ये जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है ये मालिकों के बीच में होता है, यानी जो बिजनेस के पार्टनर्स होंगे। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ओनर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर हमने ऐसा कोई भी आइटम नहीं डाला था जो ओनर से रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, मालिक से रिलेटेड हो, इसीलिए वो सारे आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे आएँगे बच्चों? देखो, ये जो प्रॉफिट होता है, जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट आता है, हम सीधा-सीधा इसको नहीं दे देते। हमारे कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को निकालने के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में। अब बच्चे ये कहते हैं सर सारे खर्चे हमने निकाल लिए ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने थे वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाल लिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने थे एक्सपेंसेस वो सारे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा बच्चों मालिकों का खर्चा। कुछ ओनर्स का, पार्टनर्स का भी खर्चा होता है जो हमें बियर करना पड़ता है। क्या खर्चा होता है? और वो खर्चा प्रॉफिट में से ही हम लोग निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनर जो पैसा बिज़नेस में लगाता है या पार्टनर्स जो पैसा बिज़नेस में लगाते हैं, उसको बच्चों बोलते हैं कैपिटल। अब उस कैपिटल पे बिज़नेस को, ओनर को पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब जब ओनर बिज़नेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है एज़ कैपिटल, तो उस कैपिटल पे ओनर एंटाइटल्ड होता है इंटरेस्ट लेने का, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ओनर को देनी है, वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे, बिज़नेस अपनी जेब से तो नहीं देगा, तो वो कहाँ से आएगा बच्चों? इसी प्रॉफिट में से वो हमें उसको देना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, तो किस साइड लिखा जाएगा? ऑफ कोर्स डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या चढ़ाएंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी को हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ हमने सब समझाया था कि पार्टनरशिप करने के लिए क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल हो तो क्या होता है, रिटन हो तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझाई है। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद भी आप उसको देख सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी ओनर हैं वो 1, 2 या 3 हो सकते हैं। अब जब उनके इंट्रोड्यूस किए हुए पैसे पे, यानी ओनर के लगाए हुए पैसे पे हम ब्याज दे रहे हैं, तो अक्सर ओनर भी बिज़नेस से पैसा निकाल लेते हैं, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता ड्राइंग पे ब्याज लेने का? बिल्कुल बनता है सर। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी ओनर या पार्टनर ने बिज़नेस से ड्राइंग की है, तो उस पर ब्याज लिया जाएगा, जिसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि हमें मिलने वाला है। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, जिसने भी ड्राइंग की है उन सबसे लिया जाएगा। एक पार्टनर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं उनको, ठीक है। 2 चीजें हो गई सर, हमारे पास नेट प्रॉफिट था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ओनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले ली। अब कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर हमारे वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, या फिर सभी पार्टनर भी वर्किंग पार्टनर हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स
क्लेम करते हैं कि उनको उनके काम के बदले सैलरी मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन की डिमांड आती है कि किसी पार्टनर को या किसी भी ओनर को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो हमें इसी प्रॉफिट में से उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो वो इस साइड आ जाएगी, टू पार्टनर्स सैलरी। जो भी सैलरी होगी वो इस साइड ट्रांसफर कर दी जाएगी पार्टनर सैलरी के नाम से। अच्छा, बच्चे इस चीज़ में बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, हालाँकि बहुत छोटा-सा पॉइंट है, बट हम यहाँ पर आपको सिर्फ़ ना केवल वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा है, हमारा पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दी जाए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बच्चों को क्लियर कर दूँ कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब हम पी-एन-एल अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी सैलरी मेंशन होता था, बट वो पार्टनर की सैलरी बच्चों नहीं होती थी, वो हमारे एम्प्लॉइज़ की, जो हमारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनकी सैलरी होती थी। जबकि यहाँ जो हमने सैलरी लिखी है वो पार्टनर की सैलरी लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दी हमने पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर ली, साथ में जिस पार्टनर की सैलरी बनती थी वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। किसी-किसी केस में कभी-कभी क्वेश्चन डिमांड करता है कि किसी पार्टनर को हमें कमीशन भी प्रोवाइड करनी है, तो सैलरी के साथ अगर कमीशन भी देनी होगी, तो वो भी बच्चों यहीं आएगी, पार्टनर्स कमीशन। अगर किसी पार्टनर की कमीशन है तो उसको भी यहीं पे लिखा जाएगा। अगर किसी पार्टनर का बोनस है, तो भी यहीं लिखा जाएगा। क्या बोला? पार्टनर की सैलरी हो सकती है, पार्टनर की कमीशन हो सकती है या फिर पार्टनर का बोनस भी हो सकता है। तो अगर हमें कुछ भी देना है ओनर को, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। हमारे पास नेट प्रॉफिट था, जो भी हमें पार्टनर को खर्चे देने थे, पे करने थे, वो हमने यहाँ लिख लिए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन या फिर बोनस है तो पार्टनर का बोनस। जबकि हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा? जो भी ब्याज हम ओनर से लेने वाले हैं, उसकी ड्राइंग के ऊपर। इतनी बार ठीक है? अब सर हुआ क्या? नेट प्रॉफिट में से ये खर्चे हमने पे कर दिए, प्लस में हमें कुछ पैसा मिलना था, वो भी हमें मिल गया। अब क्या करें? जो बचा हुआ पैसा सारा ओनर में बाँट दें? बिल्कुल बाँट दिया जाएगा। बट अक्सर आपने देखा होगा कि रनिंग बिज़नेस में किसी भी टाइम पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। कोई भी कंटीजेंसी आ सकती है और पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस कंटीजेंसी को फुलफ़िल करने के लिए कई बार बिज़नेस प्रॉफ़िट को बचा कर रखते हैं। सारा प्रॉफ़िट ना देकर कुछ प्रॉफ़िट को बचा लिया जाता है अपने पास, जिसको बच्चों हम रिज़र्व नाम देते हैं। क्या बोलते हैं सर? जिसको हम लोग रिज़र्व नाम देते हैं। तो अगर इस प्रॉफिट में से कुछ भी रिजर्व रखने की ज़रूरत है, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा ऑफ कोर्स, है ना? तो क्वेश्चन अगर हमें बोलता है कि भैया बचे हुए प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व करने की ज़रूरत है, तो वो पैसा मैं रिजर्व कर लूँगा। इसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसको क्या किया जाएगा? पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँट दिया जाएगा। अब वो बराबर भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है। तो इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही नेट प्रॉफिट आया, मैंने उनसे पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज की, उसको इंटरेस्ट कैपिटल पे प्रोवाइड की, पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की, बोनस प्रोवाइड किया, कमीशन प्रोवाइड किया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसमें से कुछ रिजर्व भी बनाया। इसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो उसको बच्चों कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहा जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को बच्चों बाँट दिया जाएगा पार्टनर्स में। कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, लेट्स से एक्स, वाई, ज़ेड। अगर वो 3 पार्टनर हैं तो तीनों में बाँट दिया जाएगा। अगर वो 4 पार्टनर हैं तो चारों में बाँट दिया जाएगा। अगर वो 2 पार्टनर हैं तो 2 में बाँट दिया जाएगा। इसको डिविजिबल प्रॉफिट को बाँटने के बाद हमारा अमाउंट इक्वल हो जाएगा। इसको बाँटने के बाद जैसे ही आपने प्रॉफिट को बाँटा, यहाँ आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। बस इतना सा ही काम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अरे भाई! इससे बड़े-बड़े अकाउंट्स आप लोग बना के आए हो। अगर इससे हम लोग डरने लग गए तो फिर हम 12th क्लास में कहलाने के लायक नहीं है। बहुत छोटा-सा अकाउंट है। जब हमने पी&एल अकाउंट बना लिया, इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया, यहाँ उसका बँटवारा करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बँटवारा कैसे करना है? सर बता दिया। आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक केस बच्चे बोलते ज़रूरी थोड़ी है पी&एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा। अगर हमारा नेट लॉस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? है ना सिंपल सी बात यार। नेट लॉस आ गया तो उस नेट लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र ना करके हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बहुत सिंपल है। नेट लॉस नहीं आएगा, बट अगर किसी केस में आ जाता है नेट लॉस तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम चलेगी। अब इसके पीछे भी एक और कांसेप्ट आता है, वो आता है एप्रोप्रिएशन और चार्ज का। क्या सर अगर नेट लॉस आता है तब भी सारी चीज़ें रखी जाएँगी?
उसके लिए बच्चों अगले पार्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगले पार्ट हम लोग लेके आएँगे, उसमें सारी चीज़ें आपको समझाएँगे कि पी-एन-एल में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से आइटम एप्रोप्रिएशन होते हैं और कौन से आइटम चार्ज्ड होते हैं, और होते हैं तो वो किस केस में होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। फिलहाल हमारा इस वीडियो का मोटिव था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाना, जिसके बारे में होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बट अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ भी XYZ आपको पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स यार खुला पड़ा है आपके लिए। नीचे जाके कमेंट कीजिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप लगातार हमारी वीडियोस देखिए, जो हम लोग पार्ट्स लेके आए हैं, आप पार्ट वाइज़ देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सीक्वेंस से हमारी वीडियोस देखेंगे। फिर भी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में तुरंत आपने टाइप कर देनी है प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, उसमें क्या-क्या आइटम आने वाले हैं, तो मैं आपको एक नज़राना ज़रूर पेश करूँगा ताकि आप भूल ना जाओ। तो अगर अभी तक की वीडियो आपको समझ में आई है और समझ में आया है कि पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसमें क्या आइटम आता है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहतर समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सुकेश एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। बहुत अच्छी बात है। देयर कैपिटल वाज 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि सुकेश भैया के तो कितने रुपए हैं बिज़नेस में? 5 लाख रुपए। वहीं महेश ने इंट्रोड्यूस किए 3 लाख रुपए एज़ कैपिटल। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका मतलब याद करो, अभी पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको फॉर्मेट बताया। लास्ट में जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचता था, अगर वो बचता है इस क्वेश्चन में, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को सुकेश और महेश दोनों में बांटा जाएगा। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है। व्हाट ही सेड, दे अग्री दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जान पहचान वाली कोई चीज आ गई हमारी, अभी अभी पढ़ के आए हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है भैया? इंट्रोड्यूस की है कैपिटल बिजनेस में, किसने? ओनर ने, तो उसके ऊपर उसको ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये आइटम आता है। आगे क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी चार्ज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी 50,000 रुपए की ब्याज तो दी जाएगी सुकेश को और 30,000 रुपए की ब्याज दी जाएगी महेश को। आगे ब्रैकेट में इसने कुछ लिखा एट 10% पर एनम। यानी ये जो इसने कैलकुलेशन करी है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली है 50,000 और 30,000, ये इसने 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करके खुद ही दे दी क्वेश्चन में। हमारा काम घटा दिया बेसिकली। आगे देखते हैं, सुकेश इज अलाउड टू गेट अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। यहाँ पे सुकेश जो है वो एक वर्किंग पार्टनर हो सकता है, जिसलिए उसको एक 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से सैलरी भी दी जाएगी। देखो मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी, कमीशन, बोनस के बारे में बोला है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा डेबिट साइड में। बट अगर नहीं बोला है तो नहीं करना पड़ेगा। देखो ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर, उनके अग्रीमेंट के ऊपर, कि पार्टनर्स में किस तरीके की बातें या फिर किस तरीके के क्लॉजेस हुए हैं, या किस चीज को लेके वो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। तो हमारी डीड के अकॉर्डिंग उसने क्या लिखा कि सुकेश इज अलाउड टू गेट अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। इसका मतलब सिर्फ सुकेश को दी जाएगी, सभी पार्टनर को यानी महेश को नहीं दी जाएगी। तो सुकेश को सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को दिया जाएगा। कहते हैं कि जो प्रॉफिट है हमारा, ये बिफोर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ सुकेश है। यानी जो हम आपको प्रॉफिट बताने वाले हैं सन 2025 का, इन्होंने बोला ईयर का 2025 का जो प्रॉफिट है इनका, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले और सुकेश की सैलरी देने से पहले कितना है भैया? 1,55,000। तो पहले वाला ही तो बताओगे ना यार, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा काम है देना, हम देते हैं। 1,55,000 रुपए का इनका प्रॉफिट है और अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सुकेश की सैलरी नहीं दी गई है, बिफोर कंसीडरिंग लिखा हुआ है। चलो करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपका बनेगा कब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में। क्यों? क्योंकि वहां से नेट प्रॉफिट मिलता है। तो नेट प्रॉफिट है ना हमारे क्वेश्चन में, कितना है भैया? 1,55,000 रुपए खुला प्रॉफिट पड़ा है। तो सबसे पहले इसको यहाँ ट्रांसफर करो, किस नाम से? बाई नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे सर? बाई नेट प्रॉफिट। कितना हुआ है नेट प्रॉफिट? 1,55,000 रुपए। 1,55,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या करना है? इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट में से देना है हमें ओनर्स को, तो डेबिट साइड में आ जाएगा।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दी जाएगी? दोनों पार्टनर्स को दी जाएगी। पार्टनर्स का नाम हमारे पास में क्या है सर? एक तो है हमारे पास में सुकेश और एक है महेश। तो सुकेश और महेश कितनी कितनी है सर? सुकेश की 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और महेश को देना है सर 30,000। तो टोटल हमारे पास में कितना अमाउंट हो गया सर? ये हो गया 80,000 रुपए। 80,000 रुपए हमें देना है। इसके साथ में हमें क्या बोला गया था इसमें? इसने हमें बोला था कि सर सुकेश की हमें सैलरी देनी है 25,000 रुपए। ये पर एनम का मतलब बच्चों पूरे साल की सैलरी है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई मत करना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अमाउंट लिखने के बाद पर एनम नहीं लिखते हैं, वो पर मंथ लिखते हैं। तो अगर किसी में पर मंथ लिखा है तो आप फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पूरे साल की सैलरी आपको मिले, क्योंकि साल में लास्ट टाइम पर ये अकाउंट बनता है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बन रहा है तो लास्ट में ही बनेगा। तो ऐसे में पूरे साल की सैलरी आपको निकालनी पड़ती है। बट ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि 25,000 रुपए पूरे साल की सैलरी है, तो मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई इसको नहीं करने वाला। यहाँ लिखेंगे टू सुकेश की सैलरी। सुकेश की सैलरी है सर हमारे केस में 25,000 रुपए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में कोई और आइटम हमारे पास है? कुछ भी नहीं है सर, और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे पास में प्रॉफिट बचा है, देखो प्रॉफिट हमारे पास में टोटल था कितने रुपए का? ये प्रॉफिट जो था हमारे पास में ये था सर 1,55,000 रुपए का। और इस 1,55,000 रुपए में से मैं अभी तक कितना खर्च कर चुका हूं सर? इस 55,000 में से अभी तक हम कितना खर्च कर चुके हैं? तो अभी तक हम खर्च कर चुके हैं 55,000 में से 1,55,000 का टोटल हमारे पास प्रॉफिट था। इस 1,55,000 में से टोटल कितना खर्च हुआ? 80,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दोनों पार्टनर्स को दिया। सुकेश की सैलरी दी 25,000। टोटल करेंगे तो 1,05,000, 80,000 और 25,000, 1,05,000 रुपए हमने खर्च किया प्रॉफिट में से। कितने में से? 1,55,000 में से। तो रेस्ट जो हमारा अमाउंट बचेगा उसको मैं क्या बोलूंगा सर? वही हमारा होगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होगा सर? टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये मिलने किस किस को वाला है? दोनों पार्टनर्स को मिलेगा जी, सुकेश और महेश को। तो सुकेश और महेश को जितना भी इनका शेयर बनता है वो मिलेगा। और जो कितना बच गया हमारे पास में? 1,55,000 था, जिसमें से 1,05,000 हमने खर्च किया। रेस्ट जो अमाउंट मेरे पास बचा हुआ है वो है 50,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 50,000 को हमें बांटना है सर। किस में बांटना है? पार्टनर्स में। किस में? सुकेश और महेश के बीच में हमें बांटना है सर। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है सर जी? 3:2। तो 50,000 को 3:2 में जब हम लोग बांटेंगे तो सुकेश का अमाउंट निकल के आएगा 30,000 रुपए और महेश का निकल के आएगा सर 20,000 रुपए। बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट। इतना सा क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें सारे आइटम दिए हुए थे। अब देखो, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, उसमें सैलरी भी आएगी, बोनस भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, रिजर्व भी आएगा, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। बट क्वेश्चन की डिमांड नहीं है ना यार। जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वही आइटम हम इसमें डालेंगे। ना तो क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन किया, ना ही रिजर्व मेंशन किया, ना ही किसी सैलरी, किसी पार्टनर की कमीशन या बोनस को मेंशन किया, तो हम नहीं डालेंगे। बहुत सिंपल है। अब अगर इसको, ये बेसिकली एक बेसिक वर्जन है, बहुत बेसिक वर्जन है क्वेश्चन का। इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा आसान था। क्यों था मैं आपको बताऊं? क्योंकि इसके अंदर साफ साफ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे दिया, साफ साफ उसकी सैलरी कैलकुलेट करके दे दी। ना तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, ना ही इसमें कमीशन दी, ना ही इसमें बोनस दिया, ना ही इसमें रिजर्व निकालने को दिया। देखो, मैंने ये जो क्वेश्चन आपको कराया है ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कराया है, ताकि आप समझ पाओ चीजों को कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। और कंप्लीट फॉर्मेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। बट अगर आपको इतना पढ़ने के बाद लग रहा है कि अब मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो के लिए, जो इस चैप्टर का पार्ट 3 आने वाला है, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मैं आपको बताऊं, यही टॉपिक इतना डेंजर है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन पाएगी सेपरेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर तो हमें क्या है, सेपरेटली इनके डील करना है। जितने भी आइटम्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखने को मिले हैं, हमें सेपरेटली इनसे डील करना पड़ेगा। एक एक को समझना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देन इसके बाद में फाइनल अमाउंट जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद में, वो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में सारे अमाउंट मुझे एज इट इज दिए हुए थे। मैंने बस वहां से इसको पिक किया अमाउंट को और यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया।
बट एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, चाहे बुक्स के अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे या एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वहां आपको एक एक आइटम का अमाउंट कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। देन इसके बाद में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं, अगली वीडियो आपको वेट करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाली जाती है कंप्लीट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हो सकता है कुछ चीज हमसे छूट गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ आपको ना समझ में आया हो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आने वाली वीडियो जैसे ही आपको मिलती रहे, और एग्जाम में अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और आने वाली वीडियो का वेट करिएगा। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा जाकर के आप देख सकते हैं। आज के लिए बस कितना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।